अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है ना? किसी एक दो बंदे को भी तो मैसेज करके बता दें, बस बेस्ट है। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्क्रीन शेयर और डन है। ओके शायान एक्सडी कूल। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज के टॉपिक का नेम है लोकल डेटाबेस कर्ट। सो मेरा नाम है अरबाज पीरवानी और मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं करंटली बाज़ार टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। और ये जो सेशन है ये है डे 4 ऑफ एंड्रॉयड बूट कैम्प, जिसका नाम है लोकल डेटाबेस कर्ट। और ये सेशन है जावा के ऊपर। मुझे जो डीएससी लीड है वरीशा, थैंक यू वरीशा फॉर इनवाइटिंग मी, उन्होंने मुझे बताया कि ये सेशन हम जितने भी ले रहे हैं इस वक्त बूट कैम्प, वो जावा के ऊपर ले रहे हैं, तो इसलिए ये सेशन को मैंने जावा में रखा है। बट क्योंकि करंटली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जावा को प्रेफर करते हैं और जावा पे काम करते हैं, तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो अपने FIPs हैं उसको एंड्रॉयड पे बनाते हैं बट विद जावा। बट क्योंकि मार्केट की नीड है और एक प्रेफर्ड लैंग्वेज है, आप में से सब लोगों को तकरीबन पता ही होगा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो लेटेस्ट लैंग्वेज है वो है कॉटलिन। बट क्योंकि आप लोगों ने पिछले जितने भी सेशंस लिए हैं वो लिए हैं जावा पे, तो ये सेशन तो जावा पर है। बट मैं आप लोगों के 5 मिनट लूँगा कि मैं आप लोगों को ये कॉटलिन के बारे में थोड़ा बताऊँ। सो कॉटलिन क्या है? कॉटलिन इज़ ए मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज़ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पहले हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो ये कुछ लिस्ट है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। रस्ट है, कॉटलिन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा भी है। सो ये सारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मेन मकसद होता है कि आप जो कोड करते हैं उन कोड को ईजी करना, और उनमें DSL होता है कि आप जो भी कोड करें वो रीडेबल हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली गूगल रिकमेंड करता है कॉटलिन। सो कॉटलिन की हम थोड़ी सी टाइमलाइन देखते हैं कि कॉटलिन कब रिलीज की गई थी। कॉटलिन रिलीज की गई थी 2016 में, उसका 1.0 वर्जन। फिर 2017 के दरमियान में जो गूगल I/O इवेंट हुआ, वहाँ पर गूगल ने कॉटलिन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एज आ फर्स्ट लेवल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और फिर उसी के एग्जैक्ट 2 साल बाद 50% ऑफ प्रो डेवलपर्स कॉटलिन पर शिफ्ट हो गए थे, और कॉटलिन जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट नंबर पर थी। और करंटली 2020 और 2020 के बाद अभी जो ये सेशन चल रहा है उसमें कॉटलिन के अंदर कोर रूटीन्स को प्रेफर कर दिया गया है। और उसके अलावा अब हम इसी वाले टाइमलाइन के दरमियान में हैं। सो वाई कॉटलिन को मैं आपको पहले बताया कि कॉटलिन इज प्रेफर्ड लैंग्वेज, मार्केट की नीड है। जितनी भी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए वो कॉटलिन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। सो वो गूगल की प्रेफर्ड लैंग्वेज है, वो स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो टाइप इन्फ्रेंस को सपोर्ट करती है, और साथ में वो JetBrains डेवलप करी है। उसका कोड बिल्कुल कंसाइज है। और जो मेन पॉइंट है कि आप लोग क्योंकि जावा यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जावा से बिल्कुल टूट जाएंगे। अगर आपका कोई करंट प्रोजेक्ट है जावा के ऊपर, तो आप उसके साथ 100% इंटरऑपरेबल, यानी कि आपकी प्रॉपर पूरा प्रोजेक्ट है जावा पर, एक सिंगल फाइल्स के साथ भी स्टार्ट ले सकते हो। आप उनमें पेयरिंग कर सकते हो, क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रॉपरली आप जावा एक ही प्रोजेक्ट में जावा और कॉटलिन को यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे फीचर्स हैं, नल सेफ्टी, और उसके अलावा भी कॉटलिन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप ऑनलाइन इजीली सीख सकते हो, क्योंकि कॉटलिन जो है वो अगर आपको जावा आती है तो बहुत ज़्यादा इजी, और उसके अलावा भी बहुत ही इजीली इंटरनेट से किसी भी वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो। सो यहाँ पर कॉटलिन और जावा का थोड़ा सा कंपैरिजन किया है आप लोगों ने 3-4 दिन से, या उससे पहले भी जब भी जावा पढ़ी होगी। तो कॉटलिन का कोड लिखा हुआ है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है जावा का कोड। जावा के जो कोड है वो एक क्लास बना रहा है जिसमें उसके पास एक प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन है, उसका गेटर है, सेटर है, और उसके अलावा कुछ फंक्शंस है जो टू स्ट्रिंग के, हैश कोड और इक्वल के हमें लिखने पड़ते हैं। ये सारे बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखने पड़ता अगर हम कॉटलिन के अंदर काम करते हैं। एक क्लास बनाते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को हम बताते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है, और हम उसको एक डेटा क्लास बना देते हैं। तो ये जो काम सारा का सारा लेफ्ट साइड पर जावा की क्लास बनाने के लिए हुआ हुआ है, ये एक लाइन के अंदर कॉटलिन सारा समराइज कर देता है। इसके अलावा नीचे एक और कोड है, उसके अंदर रीडेबिलिटी के बारे में है कि कोड को बहुत ज़्यादा रीडेबल कर दिया गया, वेरिएबल्स को किस तरीके से इनिशलाइज कर सकते हैं। और अगर आप
कोई जावा का कोड स्निपेट देखते हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन, जिससे आपको हेल्प मिल रही है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सो आप इजीली कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर या जेटब्रेन्स के टूल इंटेलिज आइडिया में, जो आपके जावा के कोड को उसी वक्त कॉटन में कन्वर्ट करने के काबिल है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो कॉटलिन जो है वो अगर आप सीख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे। आप कॉटलिन सीखने से आप कॉटलिन जेवीएम को यूज़ करके बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं सर्वर साइड की। उसके लिए आप स्प्रिंग बूट यूज़ करें, केटोर उसका कॉटलिन का खुद का फ्रेमवर्क है, या फिर आप वर्टेक्स यूज़ करें, आपकी मर्जी है। फिर आपके पास है कॉटलिन, जो कि मैंने आपको भी बताया कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉटलिन आती है तो आप ब्राउज़र के लिए कॉटलिन जेएस को यूज़ करके भी ऐप बना सकते हैं। और यहाँ तक की बात नहीं है, अगर आपको कॉटलिन आती है तो कॉटलिन नेटिव यूज़ करके आप iOS डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक कॉटलिन एवरीवेयर। कॉटलिन के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं इस वक्त, जो अच्छे टूल्स हैं, वो एंड्रॉइड स्टूडियो है, इंटेलिज आइडिया है और है VS कोड। और उसके अलावा ये इंटेलिज आइडिया का जो टूल है वो इजीली एंड फ्री वाला कम्युनिटी एडिशन जेटब्रेन्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उसके अलावा कॉटलिन एक्सप्रेसिव है, उसमें सेफ्टी है, उसमें इंटरऑपरेबिलिटी है और वो कंकरेंसी, स्ट्रक्चर कंकरेंसी है। तो ये सारे वो फीचर्स हैं, वो सारे फायदे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आप क्यों कॉटलिन को प्रेफर करें, क्यों कॉटलिन सीखें। और बहुत ही इजीली आप मार्केट के अंदर एंड्रॉयड की जॉब गेट कर सकते हैं अगर आप कॉटलिन जानते हैं। फिर एंड्रॉयड के एडवांस चीज़ें बाद में आती हैं, पर पहले अगर हम लैंग्वेज को देखेंगे तो कॉटलिन इज़ अ प्रेफर्ड लैंग्वेज। सो अब हमारा, क्योंकि ये टॉपिक है लोकल डेटाबेस CRUD के बारे में, तो लाइक व्हाट इज डेटाबेस, आप ऐसे जिन लोगों को नहीं पता। सो लाइक डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा जनरली स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अ कंप्यूटर। सिंपल सी डेफिनेशन है, बट डेटाबेस है क्या आखिरकार? सो डेटाबेस एक फाइल है, एक बहुत ही थोड़ी सी बड़ी सी फाइल है। डेटाबेस एक फाइल है जो किसी भी जगह पे पड़ी हो सकती है, वो चाहे सर्वर हो इंटरनेट पे, किसी जगह पर सर्वर होस्ट हुआ हुआ, आपका खुद का कंप्यूटर हो, या फिर चाहे एक फोन हो। आपकी जो भी डेटा होगी वो एक फाइल के अंदर राइट हो रही होती है। बट क्योंकि ये फाइल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें राइट हो सकती हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, हम फाइल के अंदर भरते जा रहे हैं डेटा, तो वो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा उसके अंदर। तो अब हमारे पास जो ये सारा डेटा है ये अनस्ट्रक्चर्ड है, अनसॉर्टेड है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त बहुत सारा डेटा है, हमारे पास यहाँ पे 7 बॉल्स हैं, ये सारा का सारा अनसॉर्टेड डेटा है। तो हम लोगों को इनको सॉर्ट करना होता है, मैंने आपस में कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम बताते हैं कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इन्हें इंटरेक्ट कर दिया, ये आपस में सारे के सारे कनेक्टेड है। अब इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी जिसके जरिए हम इन्हें पहचान सकेंगे। तो हमने इनमें एक्स्ट्रा डिटेल्स स्टोर कर दी। अब हमारे पास डेटा है, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, उनमें डिटेल है। अब हम इन डेटा को यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस वक्त कलर्स हैं, कंप्लीट विबग्योर, इसको यूज करके हम रेनबो क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके पास जो भी डेटा हो उसको आप स्टोर कर सकते हैं इन टेबल्स। आपके पास जो डेटा होता है डेटाबेस जैसे फाइल में होती है, पर आपका सारा डेटा एक टेबलर फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। किस तरीके से हो रहा होता है वो हम अभी देखते हैं, पर वो एक होता है टेबल। ये वाला टेबल नहीं, ये वाला टेबल। तो ये टेबल्स होते हैं, ये आपके डेटाबेस के अंदर होते हैं। इनमें आप एज अ डेटा, अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो एक्सेल के अंदर कॉलम्स और रोज होती हैं। एक कॉलम में एक डेटा है, एक रो में एक डेटा है, उनके अंदर आप डेटा को मैनेज करते रहते हैं। अब एक्सेल की एक जो बहुत बड़ी शीट होती है, इस तरीके से आपके डेटाबेस में बहुत बड़ा टेबल हो सकता है। पर अभी भी वही बात आती है कि अब आपके पास एक टेबल है, उसी के अंदर आप सारा डेटा डालते जाएंगे तो आएगी प्रॉब्लम। तो आप मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं और उन्हें आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि अगर टेबल ए है तो वो बी से इंटरेक्ट करता है, बी है वो ए से भी करता है, वो सी से भी इंटरेक्ट करता है। इस तरीके से आपस में सारे टेबल्स इंटरेक्ट करते हैं। सो आपने एक साथ एक ही टेबल में सारा डेटा नहीं रखना, आप उसे नॉर्मलाइज करते हैं, आप आपस में कनेक्शन बनाते हैं डेटा को डिवाइड करने के लिए और उनको माइक्रो सर्विसेज और माइक्रो डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। और फिर ये सारा जो टेबल्स है, जितने भी डेटा है, वो एक सिंगल डेटाबेस से जाके कनेक्ट हो रही होती है और वो होती है डेटाबेस। अब हमने देखा कि डेटा है, डेटाबेस है, टेबल है, हमने बात करी सॉर्टेड अनसॉर्टेड स्ट्रक्चर। सो हम किस तरीके से इंटरेक्ट करें डेटा के साथ। अगर हमारे पास डेटा है, डेटाबेस है, तो हमें इंटरेक्ट किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हमारे पास है एसक्यूएल। SQL क्या है? SQL is a domain-specific language used in programming and designed for managing data held in a relational database management system or for stream processing in a relational data stream management system. Okay.
एसक्यूएल एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसको यूज करके आप डेटाबेस के अंदर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अब वो जो एक्शंस है वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना, उसको रीड करना, उसको डिलीट करना, उस अपडेट करना, मैनिपुलेशन करना, उन उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल है वो है एसक्यूएल। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप टूल्स को यूज करके डेटा आप कम कर सकते हैं, बट एसक्यूएल सबसे ज्यादा मोस्ट यूज लैंग्वेज है। एसक्यूएल के बहुत सारे वर्जन है आपके पास। हर डेटाबेस जो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस अवेलेबल है उनके अंदर आपको एसक्यूएल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे। सो व्हाट इज CRUD? CRUD इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सो आप एसक्यूएल को यूज करके कुछ चीजें क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं इस वक्त डेटा, हमने ये ब्लॉक क्रिएट करें। अब ये ब्लॉक्स जो हमारे पास है इनमें से हम कुछ ब्लॉक्स को रीड कर सकते हैं, हम चाहे तो सारा डेटा रीड कर सकते हैं, हम इन डेटा को अपडेट कर सकते हैं, हमें चेंजेस कर सकते हैं, और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये सारा डेटा हम डिलीट कर दें। तो ये सिंपल फॉर्म है हमारे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का। हमारे पास डेटाबेस है, हमारे पास उसके अंदर टेबल्स हैं, वो टेबल स्ट्रक्चर्ड है, उनके अंदर डेटा को इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज है। और उसके बाद है हम बात करते हैं हमारी एंड्रॉइड साइड की, क्योंकि आज का टॉपिक है एंड्रॉइड और उसके साथ डेटाबेस की। तो आपने 3-4 दिन के अंदर एंड्रॉइड से अच्छा, पहली चीज, आप में से किसी को कोई भी सवाल हो चलती टॉक के बीच में, आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज को आप फॉलो नहीं कर सकते अगर, तो वरीशा जो है वो मुझे इंटरप्ट कर सकती है बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मैं आप लोगों के साथ सवाल के जवाब दे सकूं। सो एंड्रॉइड विद डेटाबेस से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉइड के अंदर जो डेटाबेस यूज हो रही होती है इन द लोकल हैंड, वो यूज हो रही होती है, उसका नाम है एसक्यूएल लाइट। एसक्यूएल लाइट यूज करके आप अपने मोबाइल के अंदर एक सेशन क्रिएट करते हैं। कुछ डेटा, अगर डेटाबेस आप अगर मोबाइल के लोकल पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट आपके जो एसक्यूएल लाइट है उसकी जो क्वेरीज है, उसकी जो कर्सर्स है, उसकी जो फंक्शनलिटीज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अगर खुद से सारी चीज़ें हैंडल करने चाहेंगे, चाहे टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसके सारे के सारे फंक्शंस को, CRUD को मैनेज करना है, तो वो एक सिंगल डेवलपर्स के लिए या कंप्लीट टीम के लिए इजी नहीं है। उसके लिए बहुत सारे ORMs अवेलेबल हैं मार्केट में। ORM क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है एंड्रॉइड के लिए भी और डिफरेंट डिफरेंट बैकएंड सर्वर्स के लिए भी, जो क्या करती है कि आपकी एसक्यूएल की क्वेरीज को इजी कर देती हैं। आपको ज्यादा क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती, आपको ज्यादा चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ती। आप क्या करते हैं, उनके बने बनाए फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सो एंड्रॉइड ने आपको, एंड्रॉइड की खुद की बनाई हुई लाइब्रेरी जेटपैक का हिस्सा है, उसका नाम है रूम डेटाबेस। एंड्रॉइड ने खुद एक लाइब्रेरी क्रिएट करी है रूम डेटाबेस, और उसे आप यूज करके बहुत अच्छे तरीके से डेटाबेस को मोबाइल में लोकली मैनेज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं थोड़ी सी एंड्रॉइड के लाइफ साइकिल के बारे में। आपने कल देखा होगा कि इंटेंट्स होते हैं आपके पास जिनके अंदर आप एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। अब आपके एक्टिविटी जो है वो आपका एक यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस के अंदर आपके पास होते हैं फ्रेगमेंट्स भी। जिस तरीके से आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर आपके पास मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, और फ्रेगमेंट्स के पास, आपके फ्रेगमेंट के पास भी और आपकी एक्टिविटी के पास भी कुछ व्यूज हो सकते हैं। टेक्स्ट भी हो, एडिट टेक्स्ट हो, जिसके जरिए आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हो, जिसपे डेटा आप प्रीव्यू भी करा सकते हैं। एंड्रॉइड आपको, जो एंड्रॉइड का लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो आपको प्रेफर करता है कि आप MVVM आर्किटेक्चर को यूज करें, यानी कि मॉडल व्यू मॉडल। ये लेयर बनाने का मकसद ये है कि आपका जो यूजर इंटरफेस है, आपका व्यू, वो आपकी जो बिजनेस लॉजिक्स है, आपकी जो इंटरेक्शंस है उससे सेपरेट हो। आपका डेटा किसी और जगह पे मैनेज होता हो और आपके यूजर इंटरफेस को वो बताता हो। तो अब आपके सामने लेफ्ट साइड पर है एक यूजर इंटरफेस और राइट साइड पर है डेटा। अब ये जो यूजर इंटरफेस है ये उस डेटा को रीड किस तरीके से करता है, ये करता है कि ऑब्जर्व करता है। आपका ये जो डेटा है जिसका नाम है लाइव डेटा, इसके अंदर जो भी डेटा है उसमें जब भी चेंजेस होगी, जैसे ही चेंज होगा वो आपके इंटरफेस को बता देगा। अब आपका जो ये ऑब्जर्वर है वो जैसे ही चेंज लेकर आता है, वो चेंज लाएगा और आपके यूजर इंटरफेस को अपडेट कर देगा। आपको कोई भी डेटा चाहिए, आपके सर्वर से चाहिए, लोकल डेटाबेस से चाहिए, वो यूजर के इंटरफेस को नहीं पता। यूजर को ये पता है कि मुझे डेटा चाहिए,
अब वो डेटा चाहे किसी भी सोर्स से आ रहा हो, चाहे फिर वो बैकएंड से आ रहा हो, चाहे फिर आपकी लोकल डेटाबेस से आ रहा हो, या फिर वो दोनों को मिक्स करके इंटरनेट को देकर लेकर आ रहा हो। अब हमें क्योंकि रूम यूज़ करनी है, मैंने आपसे बताया कि रूम डेटाबेस हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम हमारी सारी एसक्यूएल की और लोकल डेटाबेस की चीज़ें परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं रूम डेटाबेस के अंडर द हुड आपको एसक्यूएल लाइट मिल रहा है। एसक्यूएल लाइट के ऊपर लिखा गया ये ORM है, ये पूरा मैपर है जिसका नाम है रूम डाउ, रूम डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट। ये यूज़ करता है आपकी सारी क्वेरीज, और इसके ऊपर है आपके पास लाइव डेटा, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक लिस्ट है। आपकी रूम के डेटाबेस में एक यूजर का टेबल होगा जिसका नाम है यूजर। यूजर टेबल के अंदर जो भी लिस्ट है डेटा की, वो आपकी डेटाबेस आपके व्यू मॉडल को देगी। व्यू मॉडल से यूजर इंटरफेस इंटरेक्ट करेगा और आपका सारा डेटा यूजर इंटरफेस तक पहुंच जाएगा। ये एक क्लास है सिंपल सी, जिसके अंदर कुछ एसक्यूएल की क्वेरी और उसके जो हमारा रूम डेटाबेस है डाओ, उसकी प्रीफिक्स लिखे हुए हैं, जो प्री हमारे पास पहले से आए हुए मेथड्स होते हैं कि हमें कोई डेटा अगर इंसर्ट करना है तो हमारे पास @insert की नोटेशन है, एनोटेशन, वो लगाकर हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है कि हम डोनट इंसर्ट कर रहे हैं, डोनट को डिलीट कर रहे हैं, डोनट को अपडेट कर रहे हैं, और ऊपर जो सबसे ऊपर है वो है लाइव डेटा लिस्ट, जो आपको एक क्वेरी लगाती है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डोनट। अब ये जो चीज लिखी है ये है क्वेरी एसक्यूएल की। एसक्यूएल की क्वेरी हमने लिखी कि सिलेक्ट करो डेटा फ्रॉम डोनट, और स्टैटिक यानी कि ऑल डेटा। स्टैटिक का साइन का मकसद है कि आप ऑल डेटा मंगा रहे हो डोनट के टेबल से। हम अगर ये जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम देखेंगे, वहां पर हम सही तरीके से डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे मोबाइल पर इस वक्त क्रिएट हुई है। और यहाँ पर सिंपल ये है कि आपको एक डाओ बनाना जरूरी है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। उसके अंदर आपकी सारी क्वेरीज होती हैं। इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के लिए आपको क्वेरी लिखने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया कि आपके ORM ने पहले से लिखी हुई है वो क्वेरीज। अच्छा, तो कॉटलिन की मैंने स्टार्टिंग में क्योंकि आपसे बात करी थी, तो कॉटलिन के लिए ये एक 3 आवर्स की वीडियो है, फ्री कोड कैम्प की यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो आप इजीली वहां जाके देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ये पब्लिक है। आप इसके अंदर से जितनी भी चीजें हैं स्लाइड की वो भी देख सकते हैं, और ये सारे लिंक्स भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एंड्रॉइड डेवलपर्स का खुद का जो चैनल है यूट्यूब का, उसके अंदर भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, जिसके जरिए आप एंड्रॉइड की कॉटलिन और सिंपल अगर सर्वर साइड कॉटलिन, कोई भी तरीके की कॉटलिन से रिलेटेड स्टफ आप एंड्रॉइड डेवलपर्स के चैनल से देख सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास यूडेमी और यूडेसिटी के ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जो बेस्ट लर्निंग रिसोर्स है कॉटलिन के लिए वो है अरबाज पीरवानी का चैनल। सो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अरबाज पीरवानी आप यूट्यूब पे लिखेंगे। अभी मैंने काफ़ी टाइम से पे वीडियो नहीं डाली है, पर रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग शूट किया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको शेयर करने के लिए, जिसमें मैं अपना एक पूरा दिन दिखाया मैंने अपने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो उसकी अभी एडिटिंग चल रही है, बट वो जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू। और अब हम बात करते हैं इसकी, हमारे डेमो की। अब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो तो शेयर कर रहा हूँ। मुझे इससे पहले है कि आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। अरबाज, एक सवाल आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंट एंड इंटेंट? अगर आप एक हाई लेवल व्यू दे दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, तो बहुत अच्छा सवाल है वैसे ये। देखिए एक्टिविटी क्या होती है, अच्छा सॉरी, सवाल क्या था, इंटेंट और फ्रेगमेंट में क्या फर्क है? अच्छा, ये तो बहुत ही अलग ही सवाल है। ओके ओके, सही। अच्छा, इंटेंट जो होता है एंड्रॉइड के अंदर, इंटेंट का मकसद है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आप एंड्रॉइड के अंदर अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप वो एंड्रॉइड के इंटेंट को बताते हैं। आप इंटेंट से कहते हैं कि भाई मेरा इंटेंशन है कि एक स्टार्ट कर दो एक्टिविटी, मेरा इंटेंशन है कि एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, हमारे पास एक चीज़ होती है जो हमें हमारे मोबाइल के अंदर जो भी हार्डवेयर के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं उसके बारे में अपडेट देती है। उसके अलावा नोटिफिकेशन जो हमारे पास आती है वो भी इंटेंट के जरिए आती है। सो इंटेंट आपको बता, आपके इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोबाइल ऐप के जरिए मोबाइल में क्या करना चाह रहे हैं। इंटेंट एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उस पर वजाहत करीम आप जानते होंगे, वजाहत करीम ने बहुत बड़ी 200-300 पेज की पूरी बुक लिखी है इंटेंट्स के ऊपर। सो आपको इजीली वो बुक भी मिल जाएगी। लेकिन जो फ्रेगमेंट है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। आप उसको कंपेयर कर सकते हो एक्टिविटी के जरिए। ओके सही है, सवाल भी इन्होंने करेक्ट कर लिया, एक्टिविटी और फ्रेगमेंट। सो एक्टिविटी ये है कि आपके मोबाइल के अंदर जो भी स्क्रीन आप कहीं भी देखते हो वो एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी के अंदर अगर आप एक और व्यू क्रिएट करना चाहते हो बिल्कुल ही सेपरेटली, तो आप एक और एक्टिविटी क्रिएट करते हो। इसी तरीके से आप मल्टीपल एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हो, बट
अगर आप चाहते हो, और जैसा कि अभी करंटली एंड्रॉयड खुद प्रेफर करता है कि आपके ऐप में एक एक्टिविटी होनी चाहिए और बाकी सारे फ्रेगमेंट्स से ये होता है कि आपकी एक्टिविटी एक रहती है और एक और समझो व्यू आपकी एक्टिविटी के ऊपर लग जाए, जो कि एक्टिविटी से थोड़ा लाइट वेट होता है, और उन फ्रेगमेंट्स के अंदर भी एग्जैक्टली आप सारे काम वो कर सकते हो। उस पर व्यूज को लगाना, उस पर व्यूज को रिमूव करना, उस पर एनिमेशन करना, और उसके अलावा जो भी लाइफ साइकिल एक्टिविटी का जिस तरीके का लाइफ साइकिल होता है उसी तरीके से फ्रेगमेंट का भी लाइफ साइकिल होता है। सो आई होप मैंने क्लियर आंसर दे दिया होगा। बाकी आप जेटपैक के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर नेविगेशन कंपोनेंट को देख सकते हैं। गूगल प्रेफर करता है कि आप नेविगेशन कंपोनेंट यूज करें एंड्रॉइड डेवलपमेंट्स में, जिसके अंदर आपको ऑप्शन ये होता है कि आप एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उसके इंटरेक्शन एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, उसके जितने भी ट्रांजेक्शन है वो नेविगेशन कंपोनेंट खुद हैंडल करता है। सही है जी, थैंक यू। और एक और सवाल है कि एंड्रॉयड में आपने अभी रूम का बताया, तो SQLite भी इसके अंदर होता है या इज इट जस्ट? SQLite आप अगर यूज करना चाहती हैं, अगर आप लोग चाहते हैं SQLite यूज करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्क्रैच से एक ऐप बनाकर उसके अंदर जो SQLite की दी हुई लाइब्रेरी है एंड्रॉइड की डिफॉल्ट, उसे यूज करके आप खुद से डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। जो ORMs होते हैं जितने भी रूम के अलावा भी, वो सारे अंडर द हुड SQLite ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस के नेम से एक चीज होती है जिसके अंदर हम हमारा कुछ मिनिमल सा डेटा रख सकते हैं, बट जो हमारी डेटाबेस लाइक क्वेरीज वाली चीज़ें हैं, जो मल्टीपल डेटाबेस हम सारी चीज़ें करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास है SQLite। और ORMs हेल्प भी आपको करते हैं कि आपको बहुत सारी, मैं आपको अभी हमारे कोड में दिखाऊंगा कि क्या आपको फायदा मिलता है उससे। क्योंकि SQLite अगर यूज करने जाएंगे तो आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें पहले से किसी डेवलपर्स ने गूगल में रूम डेटाबेस वालों ने, उसके अलावा शुगर ORM है, उसके अलावा भी बहुत फेमस ORMs अवेलेबल है अभी। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ती, SQLite को से गुजरना नहीं पड़ता आपको ORM की मदद से। तो प्रेफर्ड यही है कि हम लोग रूम यूज करें इंस्टेड? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप प्रेफर वही चीजें हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, और आपको जो भी चीजें करनी है, जो एक्शन परफॉर्म करने हैं, वो आप उसी से कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद से SQLite पे अगर हैंडलिंग करने बैठेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मतलब ईजी नहीं होगा आप लोगों के लिए काम करने में। ओके, थैंक यू। अब चले आगे चलते। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये एक ऐप है टी-पोर्ट के नेम से, बट अच्छा ये ऐप जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूंगा कोड वगैरह, क्योंकि ये कोड है गूगल का जो एसोसिएट डेवलपर सर्टिफिकेट होता है उसके टेस्ट का ये कोड है, और सी का ये पूरा प्रोजेक्ट है। सो ये गूगल की तरफ से इजाजत नहीं है इस कोड को शेयर करने की, पता नहीं क्यों। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये ऐप करती क्या है। इसके अंदर एक पूरी लिस्ट बनी हुई है कि सारी टीज के नेम लिखे हुए, आप उसे सॉर्ट भी कर सकते हैं फेवरेट से। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं सिंगल एक एंटिटी जिसके अंदर उसके कुछ डेटा है, लाइक उसका उसका समझो ओरिजिन, उसका कंज्यूमर, उसका स्लीप टाइम, उसका नेम, और उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास उसे फेवरेट में ऐड करने का, और यहाँ पर ऑप्शन है हमें इसे फिल्टर करने का कि जिसके ज़रिए फेवरेट फिल्टर हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्लस करके एक बिल्कुल न्यू एंट्री को इंसर्ट करने का। अब मैं आपको इस कोड के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरीके से पूरा मैप हुआ हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि 1 घंटे के अंदर मैं स्टार्टिंग से पूरा प्रोजेक्ट वैसे ही नहीं बना सकता, और क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जावा पर है तो ये मैंने किसी और से पूरा का पूरा बोरो कर लिया है पूरा प्रोजेक्ट। सो एंड्रॉइड का बेसिक आप सबको पता होगा कि मैनिफेस्ट की आपके पास फाइल होती है। मैनिफेस्ट के अंदर आपका समझे आपके पूरे ऐप का स्ट्रक्चर होता है, मेन जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी वहाँ मेंशन होती हैं। आपके ऐप का नेम, आपके ऐप का आइकन एप्लीकेशन के अंदर होता है। कोई एप्लीकेशन में आप कोई परमिशन अगर लेना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से मेंशन करते हैं। ये सिंपल मैनिफेस्ट का ओवरव्यू है। अब रूम डेटाबेस को यूज़ करने के लिए अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपके पास आपकी ग्रेडल फाइल, आई डोंट नो आप लोगों ने लास्ट सेशंस में देखी, ग्रेडल फाइल ये करती है कि जिसके अंदर आपकी ऐप की और जितनी भी डिटेल्स होती हैं, उसकी मिनिमम SDK जिसको वो सपोर्ट करता है, उसका टारगेट SDK जिसे वो सपोर्ट करता है, उसका करंट वर्जन कोड, आपके एप्लीकेशन का पैकेज नेम जो आपके प्ले स्टोर पर जाता है, और उसके अलावा आपकी ऐप जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज कर रही होती है
उसकी पूरी की पूरी लिस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन आप ग्रेडल ऐप फाइल में करते हैं। ग्रेडल ऐप फाइल आपको, अगर मैं जूम करके दिखा सकूँ तो ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आपको ग्रेडल ऐप फाइल मिल जाएगी। उसके अलावा ये कोई मसला नहीं है, इंटरनेट पे आप जब भी सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा ये फाइल कहाँ होती है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने रूम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 3 लाइब्रेरीज लगाई है, जो कि है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी, और यहाँ पर है हमारी एक और रूम की कंपाइलर लाइब्रेरी, और हमारे लाइफ साइकिल आर्किटेक्चर कंपोनेंट के लिए जो हम व्यू मॉडल वाली चीज यूज करने वाले हैं, MVVM पैटर्न हमारे कोड के अंदर। अगर आप कॉटलिन पे जाएंगे तो आप एंड्रॉइड एक्स की लेटेस्ट सारी लाइब्रेरीज यूज करेंगे। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी पुरानी है क्योंकि वो जावा से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। तो अब हम कोड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका मेन पैकेज जिसके अंदर है डेटा, फिर आपके पास है UI, और इधर है नोटिफिकेशन। इस ऐप के अंदर नोटिफिकेशन का काम भी हुआ हुआ है कि आपके पास ये नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो है आज चाय पीने का टाइम हो गया है। बट आपको इतनी सारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डेटाबेस वाला पार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपकी ऐप में है डेटाबेस बनाना जरूरी है। तो आपने क्यों इंस्टॉल किया हुआ है, वो इम्प्लीमेंट करी हुई है सारी लाइब्रेरीज, तो आपके पास ऑप्शन आएगा ये एनोटेशन का। ये एनोटेशन देख सकते हैं हम कौन सी क्लास से आ रही है, परसिस्टेंट रूम से आ रही है। आपने एक क्लास बनानी है सिंपली एक डेटाबेस की, उसको एक्सटेंड करना है रूम डेटाबेस से। रूम डेटाबेस के अंदर वो सारी चीजें हुई हुई है, और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि उसने अंदर क्या यूज किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर एंड्रॉयड ने अंदर जाके सपोर्ट SQLite की सारी चीजें यूज करी हुई हैं, और इसके अंदर जाएंगे तो आपको टॉप लेवल वाली सारी SQLite की चीजें मिलेंगी, और जिसके अंदर फिर ये है आपकी बिल्कुल ओवरव्यू टॉप लेवल पर। तो जो भी है रूम डेटाबेस भी या दूसरे जितने भी ORMs है वो SQLite को होते हुए यूज करते हुए और उसको सारी चीजों को फिक्स करते हुए काम कर रहे हैं, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं हमने जो डेटाबेस बनाई है उसके अंदर क्या क्या चीजें करी है। हमने उसको सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे वो हमें बाद में इम्प्लीमेंट करने हैं, हमें जब हम हमारी डेटाबेस की क्वेरीज करें। हमारी डेटाबेस का नाम है T डेटाबेस। हमारी डेटाबेस के एनोटेशन के अंदर हमने यहाँ पे 3 चीजें मेंशन करी हैं। पहली है एंटिटीज। जो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस होती है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल होता है, तो टेबल्स जो होती है उन्हें हम एंटिटीज कहते हैं। अब एंटिटी कहाँ पड़ी है, वो है यहाँ पर, और उसके अलावा आप यहाँ से भी डायरेक्ट कमांड क्लिक करके जा सकते हैं। जिस तरीके से हमने एक डेटाबेस की क्लास बनाई थी, इस तरीके से हमें एंटिटी के लिए भी क्लास बनानी है। एंटिटी का नाम आप रख सकते हैं यहाँ पर, इस टेबल का नाम है T, और ये है एंटिटी। आप एंटिटी की एनोटेशन देके इस क्लास को कह सकते हैं कि ये एक एंटिटी है। अब उस एंटिटी के अंदर हमारे पास जैसे रोज और कॉलम्स होती हैं, तो हमें उसके मेन कॉलम्स डिफाइन करने के उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे। हमने यहाँ पे बताया कि कॉलम इन्फो, कि उसका नाम उस वाले कॉलम का नेम है नेम, और फिर यहाँ पे हमने उसका एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसका एग्जैक्ट नेम हमने रखा है, टाइप उसकी रखी है स्ट्रिंग। हमने बताया कि ये वेरिएबल जो है, ये कॉलम जो है वो नल नहीं हो सकता, और ये है प्राइमरी की। डेटाबेस आप में से जो लोग जानते होंगे वो एक जानते होंगे कि प्राइमरी की क्या होती है। आपके डेटाबेस के अंदर जो कॉलम्स, आपकी जो रॉज होती हैं, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्राइमरी की यूज करते हैं। और यहाँ पर हमने बताया गया है कि जो नेम है हमारी डेटाबेस के अंदर, हमारा जो ये T वाला टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की है वो है नेम। फिर हमारे पास है एक और कॉलम टाइप, ओरिजिन। इस तरीके से हमने यहाँ पर जितने भी हमें टाइप की जरूरत थी, हमारे जितने भी वैल्यूज हमने यहाँ बना के रखी हैं। फिर हमने यहाँ पर कुछ चीजें करी हुई हैं इसकी कन्वर्जन के लिए, कि अगर हम यूज करना चाहते हैं टी के मेथड को, उसको अगर हम फॉर एग्जांपल हम नलेबल वैल्यू बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो टी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अगर हम नहीं देंगे तो हमारी जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगी, हमारे जो डेटाबेस में एंट्री होते हुए ये क्रैश हो जाएगा। तो हमने उसको इग्नोर करके एक मेथड बनाया है जो कि आपको एक नल कंस्ट्रक्टर रिटर्न करेगा। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर आपकी एक एक प्रॉपर्टी को अलग अलग सेट करने के लिए हमने यहाँ पे उसके गेटर और सेटर बनाए हुए, और फिर यहाँ पर उसके कोई इक्वल के मेथड को हमने ओवरराइड किया है, ताकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम उसके एक नेम से दूसरे हमें पूरे ऑब्जेक्ट को मैप ना करना पड़े अगर हम बीच में किसी में कंपैरिजन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नेम को इक्वल करा दिया है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के नेम से।
एंटिटी से बाहर आते हैं, हमने यहाँ पे एंटिटी मेंशन कर दी डेटाबेस को, हमने यहाँ पे वर्जन बताया है। आप जब भी डेटाबेस बनाएंगे और आप उसमें कोई भी स्कीमा रखेंगे, और अगर आपने उसे प्ले स्टोर को दे दिया है या फिर आपने किसी और यूजर को उसे यूज करने के लिए दिया है, और आप अगली बार जब उसे वो बिल्ड दे रहे हैं या टेस्ट के लिए ऐप दे रहे हैं, और आपने अपनी डेटाबेस में चेंजेस कर दिए, चाहे सिंपल से एक कॉलम ऐड किया हो या पूरा पूरा टेबल ऐड किया हो या कोई भी स्कीमा में चेंजेस करी हो, आपको आपका वर्जन अपडेट करना जरूरी है। हमने एक्सपोर्ट स्कीमा जो है उसे फॉल्स किया हुआ है कि हम जो इसका स्कीमा है उसे एक्सपोर्टेबल बनाना है या नहीं, यानी कि आपकी ऐप के अंदर से आप अपने डेटाबेस जो आपने पूरा बनाया उसका स्कीमा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और उसके लिए आप उसे बता सकते हैं कि ये डेटाबेस एक्सपोर्ट कर सकती है या नहीं। तो हमने यहाँ पे फॉल्स दिया, अगर आप ट्रू देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास एक है एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है टी डाउ, और वो क्या कर रहा है कि आपको एक डाउ रिटर्न कर रहा है। अब हम जाके देखते हैं वो क्वेरीज जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था हमारी स्लाइड के अंदर। ये रही वो स्लाइड जिसके अंदर हमने आपको एक डाउ दिखाया था इंटरफेस जिसका नाम है माई डाउ, और उसके अंदर सारी क्वेरीज वगैरह लगी हुई है। इसी तरीके से आपके पास है ये टी डाउ। टी डाउ के अंदर हमने क्या करा हुआ है, टी डाउ के अंदर हमने ये किया हुआ है कि क्वेरी बनाई है सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टी, यानी कि हमने बताया कि भाई इस टेबल से सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर है क्लॉज वेयर का, हमने क्या बोला कि हमें टी तो चाहिए बट हमें सारी टी नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए टी जिसका नाम बराबर हो एक स्पेसिफिक नाम के। सो वो मेथड क्या करता है, आपको लाइव डेटा रिटर्न करेगा, और उस लाइव डेटा की टाइप क्या होगी टी, और हमने ये क्वेरी में मेंशन कर दिया है। ये जो पैरामीटर है वो एक नेम का वेरिएबल लेकर आ रहा है, और वो वेरिएबल हमने यहाँ पर कॉलम के साथ पास कर दिया है। तो अब ये क्वेरी आपको एक एंट्री लाकर देगी। क्यों एक एंट्री लाकर देगी, क्योंकि हमारी डेटाबेस में हमने मेंशन किया हुआ है कि हमारा जो नेम है वो यूनिक है, यानी कि अगर नेम आ रहा है एक उसका, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर टी का नाम रखता होता टपाल, तो मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ गेट टी टपाल, तो मुझे टपाल की एक ही टी लाके दे सकता है, क्योंकि जो नेम है वो एक यूनिक है, वो रिपीट नहीं हो सकता कभी भी। अब इसी तरीके से हमारे पास है अपडेट फेवरेट की। हमारे टेबल के अंदर हमने देखा था हमारे पास एक ऑप्शन है इंटीजर फेवरेट का, तो और हमने हमारे ऐप के अंदर भी देखा कि हम यहाँ से एक किसी भी चाय को या टी को फेवरेट को मार्क कर सकते हैं। तो आपने अपडेट फेवरेट के लिए हमने यहाँ पर कहा कि उस टी का नाम बताओ जिसको आप फेवरेट करना चाहते हो, और इंटीजर में वैल्यू बता दो कि फेवरेट को आपको 0 करना है या 1। आप 0 और 1 को सिंपली बुलियन यानी ट्रू फॉल्स से कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो 0 और 1 को ट्रू और फॉल्स में समझता है। फिर आपके पास है यहाँ पर रैंडम टी। अब ये रैंडम का जो फंक्शन है ये यहाँ से, इसका मकसद ये है कि आपने बोला कि सिलेक्ट करो टी को, और मुझे उसमें से रैंडम ऑर्डर बाय ये करता है कि आपको अगर कोई भी आप क्वेरी लगाते हो तो उसका जो ऑर्डर बनाता है उसको बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल होता है यूजर का, यूजर के अंदर आपने बोलते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, और आप उसको कहते हैं ऑर्डर बाय पोस्ट या ऑर्डर बाय सैलरी। तो ऑर्डर बाय सैलरी ये करता है कि आपके सारे यूजर लेके आता और उसको जो उसका जो ऑर्डर सेट करता उसे रखता उसके अंदर उसकी सैलरी की सबसे हाई लिमिट के ऊपर, और फिर उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग करने का ऑप्शन भी आपके पास होता है। तो इसी तरीके से हमने उसे कहा कि ऑर्डर करो बाय रैंडम, लेकिन हमने यहाँ पर लिमिट रखी है 1, क्योंकि ये जो टी है, ये जो हमारा गेट रैंडम टी का जो ऑप्शन है वो आपको कोई भी टी लाके दे सकता है, और अगर हम गेट रैंडम ऑर्डर बाय रैंडम देंगे तो हो सकता है वो मल्टीपल रिजल्ट भी आपको ला कर दे। तो हमने इसलिए लिमिट 1 लगाया है कि कुछ भी करके आपको हमेशा एक ही रिजल्ट ला कर देगा। इंसर्ट के लिए हमने यहाँ पर बोला है कि आप इंसर्ट के अंदर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल टीज पास करोगे वो इंसर्ट हो जाएंगी। इंसर्ट के लिए हमने कोई क्वेरी नहीं लगी है, हमने यहाँ पर उसी को यूज किया है जो मैंने आपको बताया था, जो आपको रूम डेटाबेस एनोटेशन प्रोवाइड करता है इंसर्ट की। और डिलीट के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज है कि डिलीट और टी, आप जो टी का ऑब्जेक्ट इसमें पास करेंगे वो डेटाबेस में अवेलेबल होगा, वो उससे वो डिलीट कर देगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लिस्ट के अंदर ये जो हमारी मेन लिस्ट है इसके अंदर ये डेटा किस तरीके से आता है। तो हम जाते हैं जहां से हमने ये डाउ में जाते हैं हम वापस, और देखते हैं डाउ में कहां पर हमारी गेट टी कॉल हो रही है। ये गेट ऑल वाली जो कॉल है, अच्छा यहाँ पर एक चीज है जो कि थोड़ी सी आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि ला तो ये सिंपली
प्रो क्वेरी में से आपको डेटा में से सारी की सारी लिस्ट ही ला कर दे रहा है। बट एक प्रॉब्लम है कि इस वाले पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो ये लिस्ट आइटम है उसके अंदर पेजिनेशन यूज हुई है। पेजिनेशन ये होता है कि आपकी जो जितना भी डेटा आपके पास एक सामने एक पेज पे आ रहा है वो स्क्रॉल होगा और उसके बाद अगला जो पेज है वो बाद में लोड होगा। तो वो प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए यहाँ पे एक डेटा सोर्स फैक्ट्री बनाई हुई है जो कि आपको टीज रिटर्न करती है बट विद पेज नंबर। ये है हमारा पेज नंबर जो हमारे सारे पेज लेकर आता है। तो हमने गेट ऑल की जो क्वेरी है उसे लगाया हुआ है रिपोजिटरी के अंदर। अब रिपोजिटरी क्या होता है? एक सवाल है कि व्हाट इज फैक्ट्री, जो आप अभी फैक्ट्री मेंशन कर रहे थे। ओके, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। पेजिनेशन के बारे में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पेजिनेशन ये करती है कि आपके पास है आपकी पूरी लिस्ट, उसके अंदर आपके पास है बहुत सारा डेटा। आपके सर्वर से फॉर एग्जांपल आ रहा है एक टाइम पे 20 लेंथ का डेटा, आप हिट करते हो 20 लेंथ का डेटा लेकर आते हो, आप स्क्रॉल करते हो, आप स्क्रॉल करके जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हो तो आप अगले वाले पेज के लिए कॉल लगाते हो। इसी तरीके से एंडलेस, जब तक आपके डेटा खत्म नहीं होते तब तक आप उसे कॉल करते रहते हो। सो वो चीज जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप खुद की लॉजिक लगा सकते हो कि भाई हमारा जो लिस्ट व्यू है, हमारा रिसाइकलर व्यू है, वो एंड तक स्क्रॉल कर गया है तो अब अगले पेज पे हिट लगाओ, अब अगले पेज पे हिट लगाओ। उसके लिए क्या किया है कि एंड्रॉइड ने एक लाइब्रेरी दी है, उसका नाम है पेजिंग। हमने यहाँ पे ग्रेडल के अंदर यहाँ से पेजिंग भी लगाई हुई है। पेजिंग देखिए, ये रहा। ये पेजिंग जो है वो भी एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट का यानी कि जेटपैक का एक हिस्सा है। और पेजिंग आपकी हेल्प ये करता है कि जो चीज़ें आप मैनुअली करते थे अभी तक, स्क्रॉल करते हैं और हम कहते हैं कि भाई अगले पेज को हिट लगाओ, अगले पेज को हिट लगाओ, तो ये फैक्ट्री जो है वो इस तरीके से बिल्ड हुआ है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फैक्ट्री मेथड बना हुआ है, आप उसको पूरा कस्टमाइज भी कर सकते हो। पर आपको इसमें मिलता ये है कि आपको पेज लिस्ट मिलती है, आपको कंप्लीट लिस्ट नहीं मिलती। लिस्ट जो है वो पेज होती है, यानी कि उसमें सारा डेटा नहीं होता, लिमिटेड डेटा होता है। और अगली बार जब आप एंड तक पहुंच जाओगे तो फिर आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है अब अगले पेज का डेटा लेके आओ। तो वो पेज लिस्ट, पेजिंग और डेटाबेस यानी रूम डेटाबेस वो आपस में एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसीलिए बताया कि भाई हमें चाहिए तो लिस्ट ही, यानी कि हमें चाहिए तो हमारा टी की क्लास ही चाहिए। और उसके अंदर हमने ये बताया कि गेट ऑल कॉल लगेगी। और एसक्यूएल लाइट की इसने यहाँ पे क्वेरी बनाई हुई है थोड़ी सी एडवांस, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए यही हेल्प कर रही है कि हम जाकर सारा डेटा ना लेकर आए, हम लिमिटेड डेटा लेकर आए। मैं आपको ये सारी कंफ्यूजन वहाँ दूर कर दूंगा जहाँ पर हम सिंगल डेटा लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा ये वाला पेज है, जब हम इसके अंदर चले आते हैं तो ये सिंपली एक डेटा लेकर आता है जो भी इसका नाम होता है। तो हम अगर और कोई सवाल है डेटा फैक्ट्री से रिलेटेड तो मैं बता सकता हूँ, बट यही चीज़ है कि वरना तो ये पूरा सेशन डेटा सोर्स और फैक्ट्री को बताने में खत्म हो जाएगा। सो ये काम करते हैं हम, हमारी लिस्ट वाले को छोड़ के हम अभी जाते हैं गेट ऑल पे, गेट अ टी को कॉल करते हैं जो इस पेज को हैंडल करता है। मैं इस पेज का बता रहा था कि हम लोग रिपोजिटरी के बारे में बात कर रहे थे। हमने स्लाइड्स में देखा था कि हमारे पास होता है एक यूजर इंटरफेस यानी कि हमारा मॉडल और हमारा व्यू, और हमारे पास एक होता है व्यू मॉडल जिसके अंदर हमारे पास डेटा होता है और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। बट क्योंकि हाँ, जो बिजनेस लॉजिक्स है वो व्यू मॉडल से सेपरेट हो जाती है हमारे व्यू से, पर उसके बीच में जो हमारी जो भी सर्विस लेयर होती है, यानी कि चाहे फिर वो सर्विस हो ये डाउ वाली, जो कि एक डाउ है, ये एक सर्विस है जो कि आपकी लोकल डेटाबेस से डेटा लाकर देती है आपको। अब इसी तरीके से मैंने आपसे बताया कि आपके पास बैकग्राउंड यानी कि आपकी बैकएंड सर्विस भी हो सकती है जिसके अंदर आपको सर्वर से डेटा मिल रहा होता। अब इंटरनेट ऑफ होने पर आप बोलते हैं कि लोकल से डेटा लेकर आओ, इंटरनेट चलने पर आप कहते हैं कि सर्वर से डेटा लेकर आओ। तो वो सारी चीज़ें व्यू मॉडल को, यानी कि जो व्यू मॉडल है जो आपके सारे डेटा को लाकर प्रेजेंट करता है, उसे वो चीज़ें भी नहीं पता होनी चाहिए कि आपका डेटा सोर्स आ कहाँ से रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक और सेंट्रल लेयर होती है जो होती है रिपोजिटरी की। रिपोजिटरी के अंदर आप क्या करते हैं, आप चाहेंगे अपनी जितनी भी सर्विसेज हो, वो आपकी लोकल डेटाबेस वाली सर्विस हो या आपकी वो इंटरनेट वाली सर्विस हो, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फिर यहाँ पर जो मेथड कॉल हो रहा होता है जो सर्विस के अंदर, उसे आप कॉल करते हैं यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर और व्यू मॉडल के अंदर। ये व्यू मॉडल की फाइल है, थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट रूम डेटाबेस को अगर आपको यूज़ करना है तो MVVM के जरिए ही आप ये भी यूज़ कर सकते हैं।
वरना अगर आप डायरेक्टली यूआई लेवल पर, जिस तरीके से अभी तक आपने शायद जावा की जो दूसरी क्लासेस देखी है, उसे यूज करने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग अभी वापस से एक बार देखते हैं कि हमारे पास एक मेथड है जो एक सिंगल लाइव डेटा ऑफ टी लेकर आता है, हम इसे पास कर रहे हैं। हम एक और मेथड लिख रहे हैं, उसका एग्जैक्ट सेम नाम है, और हम क्या बता रहे हैं, उसे वही चीज रिटर्न कर रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और अब हम इस गेट टी को कॉल कर रहे हैं हमारे व्यू मॉडल के अंदर। व्यू मॉडल के अंदर कॉल करते वक्त हम क्या क्या करते हैं उसके स्टेप्स देख लेते हैं। सिंपल है, हमें चाहिए एक लाइव डेटा। जो मैंने आपको बताया कि आपका एक लाइव डेटा ये करता है कि वो ऑब्जर्वेबल बनता है। आपके डेटा में जो भी चेंजेस आएंगे वो आपके लाइव डेटा को पता चलेंगे। लाइव डेटा जो है वो चेंज होने पर आपके व्यू को बताएगा। वो कैसे बताता है, हमने यहाँ पे कॉल करा है गेट टी, जो कि एक लाइव डेटा रिटर्न करता है, और वो गेट टी को हम कहाँ कॉल करेंगे, हमारे एक्टिविटी के अंदर। जो हमारी ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी का मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ। एक्टिविटी का डिजाइन इस तरीके से कि आपके पास एक इमेज व्यू है। इमेज व्यू के अंदर आपके पास इमेज व्यू के बाद एक टेक्स्ट व्यू है, और फिर कुछ और मल्टीपल टेक्स्ट व्यूज हैं जो कि आपसे डेटा एक्सपेक्ट करते हैं। उन सारे व्यूज को हमने एक्टिविटी के अंदर यहाँ डिफाइन कर दिया है। यानी कि ये जो इमेज है वो ये है, हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो ये रही, हमारा जो ओरिजिन जो हम लोग इंसर्ट करते हैं वो ये रहा, और ये हमारे 5 मिनट्स के टाइमर्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब ऑन क्रिएट कॉल कर रहे हैं तब हम यहाँ पर एक टी का नेम लेकर आते हैं। अब ये टी का नेम उसे कहाँ से मिलता है, जब आप इस लिस्ट से क्लिक करते हैं किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब ये जो क्लिक किया है मैंने, तो जब मैं इस पेज पर आया होऊंगा, यानी कि सिंपल लिस्ट वाली एक्टिविटी की अगर हम बात करें, वाई में हमारे पास है डिटेल एक्टिविटी। यहाँ से जब मैंने इंटेंट को स्टार्ट किया होगा, स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पर मैंने उसे पास किया है और एक्टिविटी टाइमर एक्टिविटी यरी। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी एक उसका नाम है टी डिटेल एक्टिविटी। हम इसे बता रहे हैं कि वाले वेरिएबल का नाम क्या है, ये रहा। हम जब इस वाली जो सर्विस है, हम यहाँ से जब जा रहे हैं तो हम पुट एक्स्ट्रा में इसे भेज रहे हैं टी नेम, और जो भी टी उसे मिल रही है वो इसे, ये जो वेरिएबल है टी नेम का, वो इससे गेट कर रहा है। और जैसे ही हम इस एक्टिविटी पे लैंड करेंगे, ये वाली एक्टिविटी पे, तो हमें ये सिंपली एक स्ट्रिंग वेरिएबल में अंदर उसका नेम स्टोर करके दे देगी। और ये जो नेम है इसी को यूज करके हम कॉल कर सकते हैं हमारे उस फंक्शन को जो हमने यहाँ पर डाउ में देखा था। ये जो फंक्शन है व्यू मॉडल का वाला, उसे चाहिए यहाँ पर सिंपली टी वाला नेम। ये हमने टी को कॉल किया यहाँ पर, और ये जो नेम है इसे यहाँ से मिल गया हमारे व्यू मॉडल की फैक्ट्री से। व्यू मॉडल को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पे, वो उसको भी हम देख लेते हैं। व्यू मॉडल को इनिशियलाइज हमने किया हुआ है इस तरीके से। व्यू मॉडल जो है वो इनिशियलाइज करने के लिए अगर आप कॉटलिन के अंदर देखेंगे तो हमारे पास उसके हेल्पर मेथड्स हैं, पर पुराने तरीके से ये है कि व्यू मॉडल को हम करते हैं प्रोवाइडर से। यहाँ पर हम उसे पास करते हैं उसका लाइफ साइकिल ओनर जो उसे चाहिए यहाँ पर, और वो है इस वक्त वो एक्टिविटी, और हमें उसको देनी है कि एक फैक्ट्री देनी है। अब क्योंकि हमने उसे वहाँ पर कहा है हमारे व्यू मॉडल को कि आपको एक और चीज़ मिलेगी जो कि है यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्टर में डेटा रिपोजिटरी भी, और आपकी जो टी है उसका नेम। तो वो नेम हमें अगर पास करना है तो हमें उसके लिए एक फैक्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है। ये फैक्ट्री जो है वो वाली जो हमने अभी पेजिनेशन वाली फैक्ट्री देखी है उससे डिफरेंट है। वो पेजिनेशन वाली फैक्ट्री और व्यू मॉडल की फैक्ट्री में ये चेंजेस है कि आपका जो व्यू मॉडल है उसका जो इंस्टेंस है वो आप उसके कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट नहीं करते।
तो इसके लिए आप उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी आप उसके अंदर चीज़ को उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल क्रिएट करते वक्त पास करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसके लिए फैक्ट्री मेथड लिखना पड़ता है। अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करेंगे, जो कि एक और एडवांस टॉपिक है, तो आपको इस चीज़ों की करने की, ये बहुत सारे अजीब से कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली दो वेरिएबल्स यानी कि एक टी नेम और रिपोजिटरी के इंस्टेंस को पास करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखा गया है, जो कि ज़रूरी नहीं है अगर आप लेटेस्ट तरीके से ही काम करेंगे, जो कॉटलिन के अंदर प्रेफर किया गया है। लेकिन अभी क्योंकि हमें ये दो वेरिएबल पास करने हैं व्यू मॉडल को, तो हमने ये पूरा कोड लिखा है। ये समझ नहीं आ रहा है तो इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि हमने ये दो चीज़ें, जो हमारी एक्टिविटी है वो और हमारा टी नेम, हमने इस कंस्ट्रक्टर को पास किया, और व्यू मॉडल के अंदर के गेट टी को हमने यहाँ कॉल कर लिया आप एक्टिविटी के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। दिखने में तो दो चीज़ें हैं कि आपको लिस्ट मिल रही है और लिस्ट जो लोकल डेटाबेस से उठ के आ रही है, बट थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पर अब गेट टी को कॉल किया है, तो गेट टी कॉल हो गया। अब इसका डेटा जब रिस्पॉन्स देगा हमें, वो किस तरीके से देगा। हमने बोला था कि हमारे पास ये गेट टी जो है, ये वाला मेथड, ये एक लाइव डेटा है। लाइव डेटा के अंदर जब भी चेंजेस होते हैं तो वो हमने बताया कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके ऑब्जर्व के बाद हमें उसका चेंज मिलता है हमारे इंटरफेस को। तो यहाँ पर हमने जैसे ही ऑब्जर्व कॉल किया है, तो उसमें जैसे ही चेंजेस आएंगे तो हमें ये ऑब्जर्वर बताएगा। और ये जो टी की डिटेल है, वो हम उससे, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि सेट करो इमेज की रिसोर्सेज, उसके अलावा जितनी भी डिटेल्स है वो ड्राइबल के अंदर, इसके अंदर उससे सेट कर दो। यहाँ अरबाज भाई, देयर इज अ क्वेश्चन। द डेटा जो हम यूज कर रहे हैं अपना रिट्रीव करवाने के लिए, वो हमारा लोकली सेव्ड हुआ है, जो इमेजेस एंड नेम्स हैं सारी? हाँ, मैं वो आपको डेटाबेस का व्यू भी दिखा देता हूँ। अच्छी बात है, आपने मेरे से पूछ लिया, मैं तो भूल गया था। लोकल डेटाबेस के अंदर ये रहा, जब ये जो ऐप है ना, इस ऐप का क्योंकि ये रूम से कनेक्टेड है, तो आप जो इसका डेटाबेस है वो यहाँ देख सकते हो। ये पहले से की भी कुछ एंट्रीज थी, ये आप टी के टेबल में देख सकते हो, ये लोकल डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। और हम अभी खुद से भी कोई टी क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि ये है टपाल और दानेदार, और हम इसके ओरिजिन को कह देते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स में रख देते हैं पत्ती, और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ये ग्रीन टी है या ब्लैक टी है। अब यहाँ हम इसको टाइमर, इस ऐप के अंदर एक और फीचर भी है कि आप उसकी जो टाइम इस पर सेटअप कर सकते हो, वो हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको ऐड कर देते हैं। और हमने उसे कर दिया यहाँ पे बटन दबा के सेव। अब जैसे हमने यहाँ पे उसे सेव किया है, तो इस वाली डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं हमारा डेटा एंट्री जो हमने अभी किया वो आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वो विजिबल भी हो गया आपके पास लिस्ट के अंदर। सो और अब जो हमने अभी फीचर देखा कि डिटेल की स्क्रीन पे इसके क्लिक से हम जाते हैं और आ जाता है वो डेटा, तो वो सारा लोकल डेटाबेस से ही आ रहा है। जो पहले का ऐड हुआ हुआ डेटा है वो बाय डिफॉल्ट इंसर्टेड है, ताकि आपके पास कुछ डेटा की विजिबिलिटी होती। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो अब हमने क्या किया कि जो भी डेटा हमारे पास आया हमारे ऑब्जर्वर की हेल्प से, वो हमें हमारे जितने भी यहाँ पर व्यूज हैं, ये हमने यहाँ पे मेथड कॉल कर दिया डिस्प्ले टी का। यहाँ पर ऑब्जर्व होते ही डिस्प्ले टी को कॉल करो और उसे टी पास करी, और वो हेल्प करता है हमारी सारी चीज़ों को सेट करने में। हमें जो हमने अभी हमारे हमारी एंटिटी के अंदर में देखा था कि हमारे पास सारे सेटर और गेटर बने हुए, तो यहाँ पर आपके पास व्यू मॉडल से आए हुए सारी वेरिएबल्स लाए, आपने यहाँ पे सेट किया, आपने टेक्स्ट को सेट किया, यहाँ पे एक और टेक्स्ट सेट किया, और आखिरी में आपके पास ये सारी चीज़ें सेट हो गई। अब ये फेवरेट वाली जो चीज़ है, वो हमने अभी देखा था कि हमारे डाउ में एक और मेथड था जो अपडेट करता है फेवरेट को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो फेवरेट अपडेट इस तरीके से काम करता है कि अब अगर मैं टपाल में जाऊँगा तो मुझे बताएगा कि मैंने ये सिलेक्टेड है मेरी फेवरेट में, और ये वो बटन है जो कि इसे सॉर्ट करता है और सारी फेवरेट्स वाली सिलेक्टेड लेकर आता है। ये है सारी चीज़ें सिंपली। कुछ लोग शायद आप में से शायद कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि वो पहली बार की सारी चीज़ें एक साथ शायद देख रहे होंगे, पर डेटाबेस जो है वो एक सिंपल टॉपिक नहीं है, तो वो सिंपल स्टेप्स के अंदर हो नहीं सकता। अब हम वो देख लेते हैं जो हमने बात करी थी कि अपडेट वाली।
अपडेट फेवरेट किस तरीके से काम कर रहा है। तो वो फंक्शन जो है वो लगा हुआ एग्जैक्ट उसी जगह पर है जहाँ पर हम ये सिंगल गेट कॉल करते हैं, वहीं पर ये फंक्शन लगा हुआ है। लेकिन वही चीज़ है कि ये रिपोजिटरी में जाएगा, रिपोजिटरी से उसे चाहिए उस टी का नेम और उसकी इंटीजर वैल्यू, और अपडेट फेवरेट आपको लास्ट में कॉल करता है यहाँ पे, और ये जा रहा है एक्टिविटी के अंदर। एक्टिविटी के अंदर हमने यहाँ पर एक मेथड है हमारा ओवरराइडेड मेन्यूज के अंदर का, क्योंकि ये कि मेन्यू है, हम मेन्यू के अंदर जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका एक ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड का फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ वो कॉल होता है। उसके अंदर जब आप सिलेक्ट कॉल करेंगे तो वो एक वैल्यू यहाँ पे पास कर देगा कि 1, और अगर आप अनसेलेक्ट करेंगे तो पास कर देगा 0, और आपके यहाँ पे व्यूज को चेंज कर रहा है। और यहाँ पर वो है जब क्रिएट हो रहा होता है, यानी कि क्योंकि जब आप इस स्क्रीन पे आओगे तब आप क्लिक तो नहीं करोगे, तब आपको जो डेटा वहां से मिलता है जो आपकी गेट की कॉल से, उसके हिसाब से ये सेट करता है। लाइक इस वाली टी पे वो सेट कर रहा है अनसेलेक्टेड यानी कि अनफेवरेट, जो कि उसे मिली कि फेवरेट की वैल्यू 0 है। और जब हम जाएंगे टपाल में फॉर एग्जांपल तो उसे वहां पर मिलेगी 1 वैल्यू, तो वो यहाँ पर उससे सेट कर देगा। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं 1 से 10 दफ़ा करेंगे, वो 10 दफ़ा आपकी लोकल डेटाबेस में जा रहे हैं, और लोकल डेटाबेस में जाके सेट फेवरेट कॉल करता है, और वो जाके इंटीजर में उस वैल्यू को जाके अपडेट कर देता है। सो आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, और मैं आप लोगों के साथ कोशिश करके तकरीबन वरीशा के साथ 1 से 2 दिन के अंदर एक कॉटलिन का प्रोजेक्ट शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर इस तरीके से इंटरेक्शन हुई भी होगी इंसर्ट अपडेट डिलीट की। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस प्रोजेक्ट को ज़रा देखें, और जो भी आप लोगों के इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल हो, वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल हो, और अभी जो सवाल है वो तो आप अभी ही पूछ सकते हैं, बट मैं आज के सेशन में मैंने इतनी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। फेवरेट का अलग टेबल होगा? नहीं, फेवरेट का अलग टेबल नहीं होगा। फेवरेट के लिए हमारे पास हमने देखा था ना कि हमारी जो एंटिटी है, आप चाहे तो बना सकते हैं अगर आप कुछ और स्टोर करना चाहते हैं, पर अभी हमारे पास एक ही टेबल था, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी हुई है इंटीजर, जो कि फेवरेट को सेट करती है। और कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, हाउ टू इम्पोर्ट रूम डेटाबेस इन आवर प्रोजेक्ट। अच्छा, आपके पास अगर पहले से कोई बनी हुई डेटाबेस है तो आपने, जैसे मैंने भी दिखाया था कि एक्सपोर्ट स्कीमा का ऑप्शन था, अगर आप उसे ट्रू कर दोगे तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। फिर आप उसी तरीके से पूरे की पूरी डेटाबेस को इसके अंदर माइग्रेट भी कर सकते हो। अगर आप अपने डेटाबेस में कोई चेंजेस करते हो अगले वर्जन के लिए, अगला वर्जन जब आप रिलीज कर रहे होगे, तो आपको हमेशा हमेशा माइग्रेशन लिखनी पड़ेगी कि आपका लास्ट टाइम जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर था वो ये था, और अब जो आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो ये है। We are writing SQL queries to update and select, then what is the advantage of library over SQLite? So भाई अब्दुल राफी साहब, आपका बात बिल्कुल सही है। क्वेरीज लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेरीज तो आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेरीज कॉम्प्लेक्स होती हैं। आपके पास आपको जो डेटा निकालना है आपकी डेटाबेस से, वो आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ उस क्वेरी के जरिए आपको डेटा दे देना, यही रूम डेटाबेस का समझो एक कमाल है, क्योंकि आप सिर्फ क्वेरीज लिखकर नहीं कर सकते आप अपने डेटाबेस के अंदर काम। अगर मैं अभी दिखाता आपको कि अपडेट की जो हमने क्वेरी लगाई है, इसके लिए आपको क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी इंसर्ट के लिए और डिलीट के लिए। अपडेट के अंदर मसला ये है कि आप चाहते हो स्पेसिफिकली किसी एक उसको अपडेट करना और उसकी एक ही वैल्यू को अपडेट करना, तो वो प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं कि अपडेट करते हो, जो ऑब्जेक्ट आप भेज रहे हो उसको अपडेट कर दो, तो वो भी अवेलेबल है। बट जब आप जाते हो कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर कि आपकी खुद की कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप क्वेरी लिख सकते हो। और ये एक तरीके का उनके लिए यही एडवांटेज है हमारे पास कि हम क्वेरीज भी लिख सकते हैं, और जो इस तरीके के टास्क है जिनके लिए क्वेरी नहीं लिखनी, और SQLite की जो झंझट थी मैंने आपको दिखाई। अगर आप रूम डेटाबेस की सारी फाइल्स को एक्सप्लोर करके देखोगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है हमारे लिए। सो यही एडवांटेज है। अरबाज, एक सवाल मेरे पास आया है। They were asking you how can you go on your way to become a self-taught Android developer? What are the steps? आपको कितना टाइम लगता है moment to become at a professional level, or how do you get your first job? अच्छा, देखें, पहली चीज़ तो ये है कि पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा टाइम लग भी जाता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं भी लगता है। मैं अगर अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मैंने
एपटेक से कोर्स किया था, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का नहीं, जनरल डेवलपमेंट का। फिर मैंने एक जगह से कोर्स किया था सरसैद यूनिवर्सिटी के अंदर, जो संडे क्लासेस होती थी, वहाँ मैंने 3 महीने कोर्स किया था। मुझे बिल्कुल बेसिक आते थे और मुझे खुद से जॉब ऑफर हो गई थी। पर खुद से का मतलब ये नहीं है कि मेरे को खुद ब खुद घर पे बैठे बैठे अप्लाई करता था, लोगों से कहता था कि जॉब चाहिए, जॉब पे बताएं मुझे, और मैं अपॉर्चुनिटी देखता रहता था। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग अप्लाई भी नहीं करते। आप लोग शायद करते होंगे, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनको कहता हूँ वो अप्लाई भी नहीं करते। आप लोगों, और अभी करंटली पाकिस्तान के अंदर गोल्डन पीरियड कहेंगे, क्योंकि इस वक्त स्टार्टअप जो है वो इतने स्टार्टअप आ रहे हैं। जो बाजार मेरी करंट कंपनी है वो एक स्टार्टअप है, और हम लोग खुद भी हायर कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली इतने सारे डेवलपर्स हायर कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास ओपनिंग्स है। अगर आप में है टैलेंट तो आप हायर हो सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए अभी हम लोग करंटली नहीं देख रहे, क्योंकि हम अभी हमारी सीनियर डेवलपर्स की टीम ग्रो कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ कर सकते हो, आप कोई चीज़ क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आप में कुछ यूनिकनेस है, तो आओ लिखो। लोग तो खुद डायरेक्टली, हम फाउंडर्स जो होते हैं कंपनीज के, उन्हें मैसेज कर देते हैं और उन्हें डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें एफर्ट पे डिपेंड करती है। मुझे भी जो फर्स्ट जॉब भी मिली थी वो इसी तरीके से मिली थी कि जब मुझे कुछ भी नहीं आता था एंड्रॉइड में। सच बात तो ये है, मुझे सिर्फ शायद रिसाइकलर व्यू और इस तरीके की चीज़ें आती थी। मुझे ऑफर हुई कि एंड्रॉइड की जॉब है और आपको करीम के टाइप की ऐप बनानी है, मैप इंटीग्रेट करना है, ये करना है, वो करना है, और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया और मैंने कहा कि मैं कर लूँगा। तो यही चीज़ है कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और सीखने के लिए बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको कॉटलिन लैंग्वेज मैंने जैसे बताया वो ज़रूरी है, जेटपैक कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स वो ज़रूरी है, और उसके अलावा एंड्रॉयड की जो ऑफिशियल चैनल है उसके अंदर आप देखेंगे हर 2 दिन बाद आपको वीडियो मिलेगी जो एंड्रॉयड से जो लेटेस्ट अपडेट चीज़ें लेके आ रही होती है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने जितनी भी स्टार्टिंग के 10 वीडियो बनाई है वो कॉटलिन से रिलेटेड ही बनाई है, क्योंकि मैंने कॉटलिन का बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है। तो यही चीज़ें, वो बेसिक आपको कॉटलिन क्लियर करनी है, और एंड्रॉयड की जो लेटेस्ट चीज़ें MVVM, लाइव डेटा, नेविगेशन कंपोनेंट्स, तो ये सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लो। ओके, और एक और सवाल है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस इवन आउटसाइड पाकिस्तान, एंड्रॉइड डेवलपमेंट ईदर विद कॉटलिन और जावा? कितनी ज़्यादा आपको, इज इट बेटर देन अदर फील्ड्स? व्हाई नॉट गो इनटू मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट? व्हाट इज द रीजन पीपल शुड चूज मोबाइल डेवलपमेंट विद एंड्रॉइड? देखिए, जो रीजन चूज का होता है वो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है। देखो, इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, वो बिजनेस करेगा, वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं करेगा। मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट अच्छी लगती है, किसी को मशीन लर्निंग अच्छी लगती है अगर, सो वो ये देख कर कि उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उसकी तरफ जाएगा। मैं समझता हूँ मज़ा नहीं आएगा इंसान को। अगर उसको इंटरेस्ट है तो ही वो काम करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक बात है इसकी स्कोप की, स्कोप जो बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, और तकरीबन 80 से 85% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही होता है। आईफोन जो है वो फिर बाकी परसेंटेज वाली चीज़ों में जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं लोग, बट हमारी जो बिग स्केलेबल एप्स है वो नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती है। एक और कम्युनिटी है जिसका मैं पार्ट हूँ, एंड्रॉयड वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। उसमें हम लोग 400 मेंबर्स हैं। उसका भी इवेंट्स हम लोग कराते रहते हैं। पूरी दुनिया से वहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उस कम्युनिटी के अंदर, और पूरी दुनिया में धूम मची हुई है एंड्रॉयड डेवलपमेंट्स की। एंड्रॉयड डेवलपर्स लोग बहुत अच्छे तरीके से हायर करते हैं। आप लोग बाहर जाना चाहते हो, अच्छा, तो आप बाहर भी, मतलब उसका स्कोप है। बाकी शायान जो पूछ रहा है कि सिंग और एसिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये पिछले साल की बात है कि हमने IBA यूनिवर्सिटी में डांस किया था, पर मैं अभी ऑफिस में हूँ तो मैं डांस नहीं कर सकता, सॉरी शायान। तो मैं थोड़ा सा हिल देता हूँ। Okay, thank you so much, Arbaaz. No problem. Nice session, और people, I think they liked this session क्योंकि आप एक पता चल गया एक प्रोफेशनल लेवल पे एप्स कैसे बनती हैं, and there are many messages कि हमें कोड दे देगा, we want to study the code on our own. तो मैं आपको देखो, एक तो ये जो मेरी स्लाइड्स है उसका लिंक आप शेयर कर दें इन सबके साथ, और कोड जो है वो ये वाला कोड मैंने बताया ना कि ये मेरा खुद का, मुझे शेयर करने की इजाजत नहीं, बट मैं आप लोगों के लिए अच्छा सही, आप लोगों के लिए मैं 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह
नहीं तो 3 दिन मिनिमम मैक्सिमम। मैं कॉटलिन के ऊपर लिखा हुआ इस तरीके का कोड जिसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट हमारा CRUD फंक्शन चल रहा हो, वो आप लोगों के साथ प्रोवाइड जरूर करूंगा 3 दिन के अंदर ही। तो वो आप फॉलो अप ले लेना परीक्षा से। आप परीक्षा आपके पास सबकी ईमेल्स होगी ना? जी जी सबकी। तो आप सबको ईमेल में वो फॉरवर्ड कर देना, वो मेरी रिपोजिटरी जो मैं अब शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू। हाँ, पर इनसे पूछ लेना कॉटलिन में प्रॉब्लम तो नहीं, मैं कॉटलिन ही प्रोवाइड करूंगा मैं। आप प्रोवाइड कर देगा, हमारे कुछ है स्पीकर्स जिनको मैं काम पे लगा दूंगी समझाने के लिए। चलो गुड है, सही Do है। provide the code. It'll be very beneficial for all of us. And thank you so much for coming today. नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया। दूसरी चीज ये है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया है। Please do subscribe to Arbaaz का YouTube channel, and अगर आप देखेंगे तो it has a lot of good content, और he is a very experienced programmer जिनसे हम सब सीख सकते हैं। So do subscribe, and thank you so much all everyone for coming today, and thank you Arbaaz. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।